माइक नहीं खुला है। हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू अडॉप्सी टीचर। आज हमारा डिस्कशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जितने भी हैं, चाहे वो आपका कार्बीन हो, नाइट्रीन हो, कार्बोकेटायन हो, कार्ब एनायन हो या फ्री रेडिकल हो, ये किसी न किसी साल हमारे एग्जाम का बन जाते हैं सवाल। तो आज उनमें से एक को ही डिकोड करेंगे। बात करेंगे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की। इन जनरल हम लोग ये कहते हैं कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दैट इज अ कार्बोकेटायन। तो इन्हीं की स्टेबिलिटी पे डिस्कशन करेंगे। 3 सवाल हमारे बोर्ड पे मेंशन है। पहला वाला सवाल जो है, ये वाला सवाल, ये तो आप समझ लीजिए कि एक यूनिवर्सल क्वेरी है। इसको तो आप समझ लीजिए क्वेरी ऑफ डिकेड। कोई ऐसा प्री मेडिकल, कोई ऐसा इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये पूछा ना गया हो। बोर्ड एग्ज़ाम में भी कम से कम ये आपको सीबीएसई में 2 से 3 बार तो देखने को मिलेगा ही। आईसीएसई में भी कुछ ऐसा ही है और रीजनल बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है। तो इसके लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो थोड़ी सी आपको जीओसी आनी चाहिए, बस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी आनी चाहिए। अगर थोड़ी भी नहीं आती तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए हम लोग चेक करते हैं रेजोनेंस, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद थोड़ा बहुत मीजोमेरिक भी चेक कर लेते हैं और इंडक्टिव भी चेक कर लेते हैं। तो 4 इफेक्ट्स को हम लोग कंसीडर करते हैं किसी भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपको रेजोनेंस की तरफ नहीं जाना है। अगर डबल बॉन्ड है तो सोचिए रेजोनेंस के बारे में। पहली वाली क्वेरी को अगर आप देखेंगे तो डबल बॉन्ड वाला चक्कर नहीं है। तो यानी कि अब हम लोग जज करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन या अल्फा हाइड्रोजन्स। तो ये कहा जाता है कि जो स्टेबिलिटी है कार्बोकेटायन की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स के। मतलब जितने ज़्यादा अल्फा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब अल्फा हाइड्रोजन्स को अपन लोग कैसे जज करते हैं? पहले तो आप विद ड्यू रिस्पेक्ट अपने कार्बन को मार्क कर लीजिए, जो आपका कार्बोकेटायन का कार्बन है। तो मैं चारों में देखिए मार्क कर दे रहा हूँ। फिर आप देख लीजिए कहीं उसके पास कोई पड़ोसी कार्बन तो नहीं है। तो यहाँ पर तो कोई पड़ोसी कार्बन नहीं है। यहाँ पर आपको एक पड़ोसी दिख रहा है और उस पड़ोसी के पास कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3 हाइड्रोजन्स। तो जो पड़ोसी की हाइड्रोजन बेटियाँ हैं वही हमारे अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। देयरफॉर यहाँ पे 3 अल्फा हैं, यहाँ पे पड़ोसी नहीं है तो 0 अल्फा है। यहाँ पर वैसे ही 3 इधर मिल जाएंगे भाई साहब, 3 इधर मिल जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएंगे 6 अल्फा। यहाँ पर 3 इधर से, 3 इधर से, 3 इधर से, दैट विल बी 9 अल्फा। तो इस तरीके से हमें अल्फा हाइड्रोजन्स देखने पड़ते हैं। इसकी एक और वीडियो है हमारे पास, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखोगे तो वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। आंसर क्या आ गया? डी, देन सी, देन बी, देन ए। इसको प्यार से टर्शरी कार्बोकेटायन भी कहते हैं, 3 डिग्री। दैट इज़ दिस वन इज़ 2 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री है। तो ये तो बात हो गई हमारे बेसिक कार्बोकेटायन वाले सवाल की, जो क्वेरी ऑफ द डिकेड है। आगे अगर बात करें तो कुछ ऐसा बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया हुआ है, कोई कलाकारी नहीं करनी है आपको। ये जो प्लस है बाइज़्ज़त यहाँ पे है, तो पड़ोसी कौन होगा इसका? ये कार्बन। 2 बॉन्ड बने हुए तो 2 हाइड्रोजन छुपे हुए होंगे, तो फिर अल्फा कितने हो गए? 2 अल्फा। यहाँ पे देखेंगे अगर तो इधर एक पड़ोसी और इधर एक पड़ोसी, तो 2 पड़ोसी हैं। इधर होंगे 3 हाइड्रोजन्स और इधर होंगे 2 हाइड्रोजन्स, तो 3 + 2 5 अल्फा। इसको अगर आप देखोगे तो इधर 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 3 पड़ोसी हैं इसके, तो फिर ये हो जाएंगे टोटल 9 अल्फा। इधर देखेंगे आप तो 1 2 3 तो बॉन्ड है ही है, इसका सिर्फ एक पड़ोसी है, दैट विल बी 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी अगर आप देखोगे तो C, देन B, देन A, देन D। ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। आगे बात करते हैं तीसरी क्वेरी की। तीसरी क्वेरी में अगर आप देखोगे तो ये हमारा कार्बन हो गया। पड़ोसी कौन कौन है? ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स विद ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स और यहाँ पर केवल 1 हाइड्रोजन, तो 2 2 4 1 5 अल्फा। इस वाले को देखते हैं तो ये वाला कार्बन है। पड़ोसी कौन कौन है भाई? एक ये है और एक ये है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, दैट विल बी 3 अल्फा। इस वाले को अगर आप देखोगे तो दिस वन इज अ स्पेशल केस। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स तो आपको दिख ही रहे हैं पड़ोस वाले, तो ये तो आपके 2 अल्फा हो गए इधर से।
इस वाले को आप अल्फ़ा में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन के लिए हमारे पास कार्बन होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो डबल या ट्रिपल को कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है किसकी भाई साहब? रेजोनेंस की। तो जहाँ पर भी भाई साहब रेजोनेंस होता है तो वहाँ पर ये बन जाता है हमारा क्या? ये डबल बॉन्ड बन जाता है जेम्स बॉन्ड। अब इससे ज़्यादा स्टेबल कोई नहीं होने वाला है इन जनरल। तो भाई साहब ये इस रिंग में भी रेजोनेंस कर रहा है और डबल सिंगल डबल इधर भी रेजोनेंस है, तो दोनों रिंग्स क्या है? एक दूसरे के साथ रेजोनेंस कर रही हैं। ये पॉजिटिव चार्ज पूरी दोनों रिंग्स में ईमानदारी से स्कैटर्ड है। तो जब भी आपको रेजोनेंस मिल जाए तो स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस कारणवश अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कम है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ए आएगा, देन आएगा सी, देन आएगा बी। तो ये था हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। अब आते हैं एक जेई के सवाल पे। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स बात करते हैं कुछ और सवालों की। तो हमारे पास 2 सवाल हैं। दिस वन इज फ्रॉम अवर जेई, और ये वाला तो वेरियस एग्जाम्स में पूछा गया है। तो पहले वाले को देखते हैं, जेई वाले को। देखिए ये कुछ ऐसा दिखाया गया है, ए बी सी में हमें स्टेबिलिटी बतानी है। तो सी को अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है आपका, ये रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है और रिंग में भी बढ़िया सारा रेजोनेंस हो रहा है। तो ये तो हो गया हमारा जेम्स बॉन्ड, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेजोनेंस अवेलेबल है। तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पे इधर उधर सब जगह स्कैटर्ड है, तो टेंशन ही खत्म हो गई। तो ये क्या है हमारा? रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। इस वाले को अगर आप देखोगे तो एक ये पड़ोसी है जिसपे पास 2 हाइड्रोजन्स है, तो 2 अल्फा। कुछ बच्चे हमारे कहते हैं सर इसमें 5 अल्फा हैं, वो यहाँ से यहाँ जंप कर जाते हैं, वो कहते 3 ये भी तो हैं। तो भाई साहब पड़ोसी के पड़ोसी पास मत जाइए, सिर्फ पड़ोसी के पास रहिए, तो फिर आपको 2 ही आंसर रहेगा। इस वाले को देखेंगे तो डबल सिंगल प्लस, ये भी रेजोनेंस है। चलिए ठीक है, लेकिन इसका रेजोनेंस इतना ज़्यादा नहीं है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें कई जगह पे बार बार रेजोनेंस हो रहा है। पूरी रिंग रेजोनेंस कर रही है, हमारा पूरी रिंग में रेजोनेंस है। तो फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा? सी, देन ए, देन बी। सी और ए में हमने कौन सा कंसेप्ट लगाया है कि रेजोनेंस हो रहा है। सी में थोड़ा ज़्यादा था, ए में थोड़ा कम था, बी में हमारा सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन था या अल्फा हाइड्रोजन्स थे। तो मोटी मोटी बात तो हमें ये समझ में आई कि जहाँ पर रेजोनेंस होगा तो वो ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा। इधर देखते हैं इस वाले में ए, बी और सी में। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मीजोमेरिक पता होना चाहिए। NO2 हमारे रिंग पे देता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पोजिशन पे, OCH3 देता है भाई साहब नेगेटिव चार्ज, और CH2 तो एक रेजोनेटिंग रिंग के साथ है ही है। अब आप ये सोचो कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्जन, और जहाँ रिपल्जन बढ़ा वहाँ स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बताइए? कम। तो सी की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। और अगर आप यहाँ देखोगे तो निगेटिव पॉजिटिव में क्या है? एक बॉन्डिंग के आपको चांसेस लगेंगे कि निगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन है, जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो बी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन होगा हमारा सी, ए, देन होगा सी। तो ये हमारा मीजोमेरिक का कंसेप्ट लग जाता है इसमें। अब एक सवाल हमसे पूछा जाता है, पूछा नहीं जाता है, पूछा जाएगा कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में कि भाई साहब ये है आपके पास बेंजाइलिक कार्बोकेटायन और एक है आपके पास ये टर्शरी कार्बोकेटायन, ज़्यादा स्टेबल कौन है? तो बच्चा कहता है सर ये है, रेजोनेंस है, आपने अभी बताया, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली ज़्यादातर कोचिंग वालों ने इसको ऐसे प्रिंट किया है कि दोनों की स्टेबिलिटी लगभग सेम है, नियरली सेम है। और अगर आप ज़्यादा खुराफाती टाइप के बच्चे हो, ज़्यादा आपको जानना है, तो फिर कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पर्टिकुलरली अगर आप इसको अच्छे से एकदम एक्सप्लेनेशन और साइंटिफिक बातों के तहत देखोगे तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। 9 अल्फ़ा वाला ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू रेजोनेंस। इसके लिए हमारे पास कई सारे प्रूफ हैं, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप इसका थर्मोडाइनमिक डेटा देख लीजिए तो वो भी इसी को फेवर करता है। और अगर आप इसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे SN1 रिएक्शन देखेंगे तो वो भी इसी को फेवर करता है। तो हमें ये समझ में आया कि ये वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल है और ये वाला हमारा थोड़ा सा कम स्टेबल है। तो ये बात हो गई हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस की।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट की। सो शेयर दिस विद योर दोस्त या रिश्तेदार। ऑल द वेरी बेस्ट।